नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस विद सौरभ। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और ये अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस का दूसरा एपिसोड आपके सामने हम लेकर के आए हैं। और मेहमानों से मैं आपको मिलवा देता हूं। आज हमारे बहुत खास गेस्ट हैं सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत स्वागत है। और देश के रेप्यूटेड जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं मनोज कुमार सिंह जी। मेट्राइज एजेंसी के सर्वेज आप देखते रहते हैं, और आपका स्ट्राइक रेट जो है काफ़ी मतलब बेहतर स्ट्राइक रेट्स में से है भारत में जितने भी लोग सर्वेज करते हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। आज बात हम लोग जो करना चाहते हैं हर्षवर्धन जी से और मनोज जी से, आज बात करनी है हमको, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ये सोशल मीडिया फिनोमिना और उसके बाद अनफिल्टर्ड कर रहे हैं तो अब पार्टियां गड़बड़ कर देते हैं तो मनोज जी क्या करें? नहीं, ये तो अब जिसकी आज बात करनी है तो पार्टी भी नहीं है। दिक्कत ये है कि तो पार्टी भी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। अच्छा, उन लोगों ने कह दिया कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे भी नहीं। आज ही ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने लोग हैं, इन लोगों ने वहाँ महाराष्ट्र में उनका जो घर है अभिजीत दीपके का, जो इसके संस्थापक हैं, उनके घर पर मीटिंग की है। और वहाँ उन्होंने फिर एक बार कहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पार्टियों से, राजनीति से, देश के जुडिशरी से, मीडिया से, इलेक्शन सिस्टम से, इलेक्शन कमीशन से, सबसे जनता का विश्वास उठ गया। उन्होंने ऐसे ही कहा। तो इसलिए अब पार्टी बना के कोई फायदा नहीं है। तो हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर दबाव बनाने के लिए सरकार पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट देश में खड़ा करना चाहते हैं, उसी रूप में काम करेंगे। तो इसका क्या भविष्य है, इसकी बात हम लोग करेंगे। इसी बहाने ये बात भी हो जाएगी कि सरकार ने इसको इतना हल्के में लिया क्या कि बाद में इस्तीफा तक करवाना पड़ गया उनको अपने एक मंत्री का। सरकार ने इसको कैसे डील किया, इसका क्या भविष्य, ये सारी बातें आज होंगी। लेकिन क्योंकि अनफिल्टर्ड है तो देखिए एक बार फिर मुझे और करनी पड़ेगी। सारी देश और दुनिया की सारी चिंताएं एक तरफ, मेरी और मनोज जी की चिंता एक ही है। मनोज जी बोले, प्रोग्राम शुरू होती मनोज जी बोले ये तो नहीं आ रहा है ना, ये तो नहीं आ रहा है ना। तो मैं आपकी मेरी चिंता एक ही है, मैं तो इससे भी थोड़ा थोड़ा ढक लेता हूँ। तो आप भी कुछ कवच कुंडल ले आए कीजिए तो नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो सीजेपी बन गई है, मनोज जी ने इस पर एक सर्वे किया है। वो सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये खुद जंतर मंतर पर 10-12 दिन रहे हैं, घूमे हैं, सुबह से रात तक टहले हैं अपनी टीम के साथ, सवाल तैयार करके उन वहीं पर जो लड़के लड़कियां थे जेनजी, उनसे इन्होंने बात की है। और इनके जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और आप और मैं जो इमेजिन कर रहे हैं अभी तक, उससे बड़ी अलग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जानता हूँ, क्योंकि हमने तो वो गाली गलौज वाली भाषा सुनी हुआ लोगों से। बट एक्चुअली इनकी फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बात करने लायक, सोचने लायक हैं। लेकिन मैं पहले त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूँ, ये हम लोग जब बात करते थे ना, जब ये धरना वगैरह सब चल रहा था, सब लोग कहते थे, मैं भी ये कहता था कि ये तो इसके पीछे तो पॉलिटिकल लोग हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट की सारे संगठन लग गए इसके पीछे। हम लोग ने इसको कभी इंडिपेंडेंटली शायद उतना ऑब्जर्व नहीं किया, या हमें लगा नहीं कि ये वर्दी है उतना। आज आपको क्या लगता है, अब जब वो लोग अभी नहीं दिखाई दिए, आज जब आपको वो 5-6 चेहरे दिखाई दिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र में, तो क्या लगा, इनमें है अभी वो दम है कुछ आगे कुछ और खड़ा कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम लोगों को जो लग रहा था ठीक ही लग रहा था। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट लोग नहीं है, ये तैयार किए हुए लोग हैं, मैन्युफैक्चर्ड लोग हैं। ये किसी फैक्ट्री में तो ऐसे लोग नहीं बनते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से है, जिसको मैं कहता हूं भाई तिलचट्टा पार्टी बुलाइए तो ठीक समझ में आएगा कि क्या है वो। ये तिलचट्टे क्रिएटेड हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन हुआ मेरा मन और मुझे लगा कि नहीं, इस देश की व्यवस्था बड़ी खराब है, छात्रों के अंदर बड़ा गुस्सा है, उनको कुछ चाहिए, और मैंने कहा चलो मैं छोड़ता हूं, मैं पढ़ाई लिखाई कम करूंगा, मैं अपना पत्रकारिता शुरू किया हूं वो नहीं करूंगा, मुझे लॉ करना था वो नहीं करूंगा, और चलो हम लोग चल के एक बढ़िया सा आंदोलन करेंगे, देश बनाएंगे। ऐसा नहीं है। ये देश बनाने की मंशा वाले लोग नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि देश बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन देश बनाने की मंशा वाले नहीं है, इसमें मुझे क्लैरिटी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इसमें शामिल थी, इसमें कोई बट नहीं है। लेफ्ट पार्टीज ने बाद में इसमें उनको लगा कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। लेफ्ट पार्टीज को आज के समय में कैंपस में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल मूवमेंट में, किसी भी जो ऐसी जगह होती है वहां एक तरह से कहें बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है। कम्युनिस्ट है तो आदमी ठीक नहीं होगा, ये धारणा बन गई। और पिछले कुछ वर्षों में वो धारणा ऐसी बनी कि त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और अब केरल भी, उनके किले जो ढहे इतना भर नहीं है। आप जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हुआ करती थी जहां वो जीत जाया करते थे। हमारे यहां प्रयागराज में 12 में वो जीत जाया करते थे। कोलसला वाराणसी में एक विधानसभा हुआ करती थी, वहां जीत जाया करते थे। गाजीपुर और मऊ, वहां उनका प्रभाव हुआ करता था।
बिहार चले जाइए तो बेगूसराय में प्रभाव हुआ करता था और कुछ जगह। लेकिन अब क्या हुआ, उनका मतलब बस एक ही है कि वो कैंपस में रहेंगे जेएनयू में, और उसके अलावा या तो फिर वो एक्सट्रीम में चले गए तो नक्सली दिखेंगे। अब अमित शाह ने तो वो भी खत्म कर दिया। वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। उनको एक दिखा कि क्रिएटेड है कुछ, वो उनके साथ लग गए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है इसमें एक्सटर्नल फोर्सेज पूरी तरह से हैं। ये विदेशी ताकतों के द्वारा क्रिएट किया हुआ एक मैं यही movement पूछ रहा है। था, बहुत एक्सटर्नल clear जब आप है। कहते हैं तो मतलब विदेशी ताकतें, इसमें कोई मुझे कंफ्यूजन नहीं हो रहा। ये नहीं होता ना भाई, इस देश में बड़े बड़े लोग हुए हैं। अभिजीत दीपके अगर कुछ करके यहां से गया होता और लौट के आया होता, उसको कुछ ऐसा जाग गया होता तो हम मान लेते भाई ऐसा हुआ है। वो वहां पढ़ाई करने गया, अचानक एक दिन कहता है कि सीजीआई की किसी टिप्पणी पर मुझे लग गया और मैं आ रहा हूं, और अचानक जो है वो लोग उसके साथ आंदोलन में चले आएंगे। पचती नहीं बात। अरे मैं थोड़ा सा आज ना डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में हूं, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम जब शुरू किया, मैंने पहले एपिसोड में आपको कहा था कि सिक्के के दोनों पहलू रखने की कोशिश करेंगे, तो मैं वो भूमिका लेता हूं। देखिए क्योंकि, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। त्रिपाठी जी ने कहा कि इनके पीछे ये लोग थे। मैं विदेशी लोगों की बात नहीं करता, एक्सटर्नल फोर्सेस की बात नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी नहीं है ऐसी, वो कह रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियों ने तो उनके पीछे खड़े होकर दम लगाया, ये तो दिखा, सबको दिखा, ये तो घोषित बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें गलत क्या है? अगर किसी भी, अब वो आपने कहा सीजीआई की टिप्पणी पे मौका मिल गया अभिजीत दीपके को एक सोशल मीडिया हैंडल क्रिएट करने का, ठीक है, उसने मौका भुनाया, प्रॉब्लम क्या है इसमें? उसमें अगर 10 करोड़ लोग जुड़ गए और उसके बाद उस आदमी को लगा कि चलो भैया हिंदुस्तान में जाकर के एक पब्लिक मूवमेंट खड़ा किया जा सकता है, और उसने कर दिया ना भाई, सरकार पे दबाव बना दिया ना, वो 50,000 लोग लेकर के आ गया जंतर मंतर पे, तो इसको उसकी कामयाबी ही माना जाएगा ना। अब आपने भी कहा कि देश बनाने की मंशा से नहीं आया, लेकिन बिगाड़ने की मंशा से आया, और ये भी हम नहीं कह सकते। नहीं, मैं ये कहूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं। हाँ, तो अगर आज 4-10 नौजवान ये कहते हैं, उनको ये लगता है कि हमारे पीछे लोग खड़े हो सकते हैं, और अगर हमें कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है समाज में, सरकार में, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और हमको लगता है कि हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं कुछ ठीक कराने के लिए, तो मैं गलत क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, जैसे त्रिपाठी जी ने बोला कि भाई हमें नहीं जानकारी है कि विदेशी ताकतों का इसमें कितना योगदान है, लेकिन मैं कहता हूं कि जानकारी के लिए बहुत सारे तथ्य हैं जिसके आधार पर हमें लगता है कि नहीं, इसमें बाहर के लोगों की भूमिका है। क्या? अब जैसे आप देखिए, यदि ये छात्र आंदोलन था और छात्रों के हित में था, तो क्या आप झारखंड में इस तरह के सहयोग नहीं कर सकते थे? क्या आप वहां पे 4 जेप्टो वाले को नहीं भेज सकते थे खाना लेकर? क्या 5 लोग जाकर उनको भोजन नहीं उपलब्ध करा पाते? जो चूड़ा दही पे अपनी गुजारा कर रहे हैं, आज एक वो है बड़का गांव की जो विधायक थी, वो लेकर खाना पहुंच गई, और लोगों ने टूट पड़े, बच्चे ने इतने भूखे थे कि गाड़ी खाली हो गई तुरंत। इस तरह का सहयोग वहां पे क्यों नहीं? क्या वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या शिक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर, सरकार के अंदर फैले हुए भ्रष्टाचार को लेकर नहीं कर रहे हैं? चलिए मैं ये भी मान लेता हूं, आपकी बात भी ठीक है। मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूं कि इन लोगों को केवल मोदी सरकार के खिलाफ है, उसके कारण उसी के खिलाफ है, उसी के खिलाफ आंदोलन करना है। दूसरी बात तो क्या गलत है? दूसरी बात सौरभ जी बता रहे हैं, ये आप एक चीज देखिए कि कहां पे काफी विद्रोह हुआ, जहां पे आगजनी भी हुई, हिंसा भी हुई, बच्चे कूल कर आए। बिहार का वो क्षेत्र खोजिए जहां से आरजेडी की सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में, जिसमें अभी सरकार बनी है सम्राट चौधरी की, वहां से छीन कर आई है। औरंगाबाद आरजेडी की पूरा गढ़ था, वहां से उनकी तरफ पूरी सफाया। औरंगाबाद जहां से उम्मीद थी कि आरजेडी जीत कर आएंगे, वहां पे उनकी सफाया है। सारण चले जाइए, सिवान सारण चले जाइए, वहां पे उनकी सफाया है। और विद्रोह कहां हुआ? वहीं हुआ। तो ये चीजें दर्शाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट था, और वो एक तरह से निराश हो चुके हैं पिछले 12-10 सालों से कि हम किस तरीके से मोदी को हराएं। केवल एंटी बीजेपी पार्टियों का फ्रंट है सीजेपी, एकदम 100 है। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे पहले तो 2 दिन हम लोगों ने इस मूड में गए थे कि देखे क्या होगा। हम लोग बड़ा निराश थे, मजा भी नहीं आ रहा था, कुछ लोग बैठे थे, आनंद भी नहीं आ रहा था। गाली नहीं पड़ी आपको? नहीं, गाली एकदम नहीं पड़ी। और लोगों ने देखिए, तो सबको गाली पड़ रही थी ना? नहीं, यही तो मैं कर रहा हूं। नेशनल मीडिया से मेरी उस दिन नाराजगी भी थी। जो लोग बाद में गए हैं उनसे मैंने बोला कि आपको उस दिन भी आना चाहिए था। क्या करते हैं, बहुत करते हैं, मुझे धक्का देते, गोदी मीडिया चिल्लाते। उनके इन बातों से डरकर हम अपने काम को छोड़ दें, ये मुझे नाराजगी कोई डरा नहीं सर। देखिए सब गए थे वहां पे। अब लेकिन अगर लोग बदतमीजी करेंगे, मारपीट पे आ जाएंगे, तो अपनी सुरक्षा यही चीज तो हमें दिखाना था कि आप देखिए किस तरीके के छात्र हैं। बैनर कहीं लिखा जाता था, पकड़ाया किसी को जाता था, वीडियो कहीं बन रहा है।
ये सब ऑर्गेनाइज वे में वो सब काम किए जा ये रहे आपने थे। देखा अपनी आंखों से? मेरे आंखों से देखा है ये सारे चीजें। कौन था बैनर बनाने वाला? बैनर बनाने वाले सब जेएनयू के लड़के थे, बैठे हुए थे। अच्छा। और टांगने वाले जिनको दिया जा रहा था, जो बाहर से लोग आ रहे थे, जो बाहर के स्टूडेंट थे जिनके बारे में उनको भी नहीं पता था, वहां के माहौल इस तरह से क्रिएट किया जाता था और उनको बैनर पकड़ाया जाता था। वो बच्चे समझ भी नहीं पाते थे कि मैं करने कहा जा रहा हूं। तो गाली तो वही देते थे, लेकिन देते थे, दिलवा दिया गया। अब उनको समझ में आ रहा कि अरे यार मैं तो उनके सारे चंगुल में फंस गया। उनको आज समझ में आ रहा है कि वहां पे किस तरीके से उनके साथ एक तरह से कहिए कि चीटिंग हुई और उनके अंदर की वो व्यवहार था जिसको इन्होंने निकाला। आपसे बात करते हुए क्या कहते थे वो लोग? दूसरी बात आ रहे हैं, एक चीज बताइए, वहां पे विद्यार्थी तो बहुत सारे थे, गालियां बहुत सारे लेकर गए थे, बहुत सारे पकड़ में आए। जितने लोग पकड़ में आए उसमें बताइए कि कौन से विद्यार्थी पकड़ में आए हैं। ये विद्यार्थियों ने दूसरे को फंसाया है। जो विद्यार्थी नहीं होते हुए भी उनको विद्यार्थी बनाया, उनको बैनर पकड़ाया, उनको गाली दिलवाया और आप पूरे केस को निकाल दे दिया। उसमें से एक भी स्टूडेंट मिल जाए जेएनयू का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो फिर मुझे बताइएगा। तो स्टूडेंट थे कि नहीं थे वहां? नहीं, वो स्टूडेंट वो थे जो आज के डेट में राजनीतिक पार्टियों के साथ उनका जुड़ा हो गया था। चाहे वो सबसे ज्यादा वहां पे न्यूसेंस करने वाला कोई था तो चंद्रशेखर आज जो रावण के थे, वो उनकी जैसे एंट्री हुई उसी दिन से हिंसा शुरू हुई। उसके पहले सब कुछ शांतिपूर्वक चला और जैसे वो हुआ, आम आदमी पार्टी को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। पूरी दिल्ली उठकर, दिल्ली में इतने बड़े आंदोलन होने के पीछे का कारण था कि आम आदमी पार्टी का जो बेस उठ गया था उसको स्थापित करना अरविंद केजरीवाल के लिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। कौन कौन सी पार्टी होंगे? मैंने बताया ना, आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर का, ये दो लोग थे जो बहुत एग्रेसिव थे, जो वहां पे हिंसा करने, मारपीट करने के लिए तैयार थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भीड़ को और विकराल रूप देने के लिए वहां आए थे कि भाई चलो हमारे जाने से लगेगा कि बहुत बड़ा वहां पे गैदरिंग हो गया। तो नॉर्मल नॉन अलाइंड स्टूडेंट्स थे बड़ी संख्या में कि नहीं? बहुत ज्यादा थे, 10% मैंने बोला। देखिए, जहां मंच बना था उसके इर्द गिर्द 2-2,500-3 हजार बच्चे बैठे हुए थे। उसके सिवा मुझे कहीं भी विद्यार्थी, ये आज के डेट में, अब तो ये वाला जो मैं आपको बताया ये नहीं रहता तो मैं भी विद्यार्थी लगता वहां पे। ये चीजें थी। ये थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं, कुछ ज्यादा। सर ये थोड़ा सा मतलब ऐसी बात कर रहे हैं, अब बाल पे मत जाइए। ये आप उसी तरह की बात कर रहे हैं जैसे वो अभिजीत दीप के बात करता है। आप उस तरह की बात नहीं करिए। कह रहा है कि टाइफाइड की वजह से आंदोलन में नहीं जा पा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि आपका ये मध्य प्रदेश, आपने कहा केवल 10% आम स्टूडेंट 10% का था जो एक्चुअली उनको यूनिवर्सिटी पढ़ाई और उनके साथ था। 12 लाख, सुनिए सौरभ जी, 12 लाख बिहारी बच्चे हैं दिल्ली में जो अलग अलग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एक बिहारी स्टूडेंट को गाली देते हुए और अरेस्ट होते हुए दिखाइए मुझे, सिंगल दिखाइए आप। कौन लोग अरेस्ट हुए हैं, कौन सी उनकी भाषा है, उस हिसाब से आपको लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट को अरे ठीक है। अभी सर्वे पे तो आया नहीं। थोड़ा सा इस पे ऐतराज है। मुझे लगता है कि मनोज जी ये वाली चर्चा ठीक नहीं कि बिहारी स्टूडेंट था कि कौन सा स्टूडेंट नहीं था। मुझे लगता है इसकी बात नहीं करनी चाहिए। और मैं इससे भी सहमत, मैं मानता हूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस द्वारा बहुत अच्छे से, एक शब्द अंग्रेजी का होता है क्यूरेटेड, ये जो तिलचट्टा पार्टी है क्यूरेटेड पार्टी है। ये कोई आंदोलन से निकली या कोई अचानक कुछ हो गया, ऐसा नहीं। बाकी चीजों से सहमति, लेकिन इस पर मेरी सहमति नहीं कि इसके साथ छात्र नहीं जुड़े। तिलचट्टा जनता पार्टी अलग है, तिलचट्टा पार्टी अलग है, और जो छात्र हैं उनके मुद्दे अलग हैं। मुद्दे के साथ जो छात्र खड़े हुए वो जेन्युइन छात्र थे, वो स्टूडेंट्स, उनको वो पीड़ा दिख रही थी जो बरसों बरस से सरकारी सिस्टम से वो परेशान हो रहे थे। वो वहां थे, वो वहां पहुंचे थे। उनको लग रहा था कि भाई हमारा भविष्य खराब। उनके परिवार वाले भी जा रहे थे, तो ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ विद्यार्थी थे या नहीं थे। एक बात बताइए, मुझे हिंदी से तो कोई एतराज नहीं, प्रेम है, लेकिन ये जब तिलचट्टा कहते हैं ना बार बार, तो इसमें तिरस्कार दिखता है। आप जानबूझ के तिलचट्टा, जानबूझ के कहता हूं। क्यों? भारत का नौजवान तिलचट्टा नहीं हो सकता। और ये बड़ा सीरियस, आपने अच्छा सवाल कर दिया। भारत के नौजवान को तिलचट्टे के तौर पर चिन्हित करना, भारत जब दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था उसकी सबसे तेज शानदार तरीके से तरक्की कर रही तो उसको तिलचट्टा कहना, जब सबसे शानदार थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड का इकोसिस्टम है स्टार्टअप का तो उसको तिलचट्टा कहना, जब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं तो उसको तिलचट्टा कहना, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे बनाए हुए जो इंडिजिनस मॉडल हैं वो कमाल कर रहे हैं तो तिलचट्टा कहना, जब हम एलीट क्लब में स्पेस टेक्नोलॉजी में शामिल हो रहे हैं तो उनको तिलचट्टा कहना, जब हम ये कह रहे हैं कि दुनिया हमसे सीखेगी और कोविड वैक्सीन का जो वैक्सीन मॉडल हमने निकाला और उसका जो ऐप बनाया, ओपन सोर्स कर दिया, तब हमको तिलचट्टा कहना, जब दुनिया कह रही कि भाई दूसरों के देख के हम चलेंगे और हम करेंगे नहीं, हम हाइड्रोजन ट्रेन भी चला सकते हैं एलीट क्लब में, हमको तिलचट्टा कहना। ये एक्सटर्नल
फोर्सेज की साजिश है भारत के युवाओं में हीनता का बोध लाने की। मैं बहुत क्लियर हूं और मैं जब ये कहता हूं, करोड़ों लोग कौन है जिन्होंने सोशल मीडिया पर कहा नहीं, हम भी तिलचट्टे। इसको समझिए, नहीं, वो तिलचट्टे नहीं, इसको जरा समझिए। मैंने अपनी बेटियों से पूछा, वो भी उसी एज ग्रुप की हैं, वो भी फॉलो करती हैं, तो उनका पापा ठीक है, वो मीम पेज है और कुछ बात वो ठीक भी कह रहे हैं, वो अपने आप को रिलेट उस इशू से कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं पहले दिन से कि इसको लेयर्स में हमें देखना पड़ेगा। इतने लेयर्स में कम मूवमेंट होते हैं। अन्ना के आंदोलन में सीधे से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, सीधे से टूट पड़े थे, उसमें सारे लोगों को लगा कि एक ये लेयर्स का आंदोलन है जिसमें क्यूरेटेड एक तिलचट्टा पार्टी है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो उसी तरह से लोग देखें। और तिलचट्टा कहां होता है भाई? कीड़े की जगह, नाली में, गंदगी में, और जगह बोलने की जरूरत नहीं है, वही तो होता है ना। क्या आप चाहते हैं कि आपके डाइनिंग टेबल पर वो घूमता रहे खाना खाते वक्त, आप सोफे पर बैठे हुए लिविंग रूम में वहां तिलचट्टा दिख जाए? नहीं चाहते आप। और दिखेगा तो आप उसका इंतजाम करेंगे। भारत का नौजवान ही इन तिलचट्टों का इंतजाम करेगा। इसको बहुत अच्छे समझ। भारत का नौजवान इनके साथ नहीं है आपके? कतई नहीं है, कतई नहीं। अच्छा मुझे बताइए गलत क्या कह रहा है वो? फिर अगेन डेविल्स एडवोकेट की भूमिका में कह रहा हूं, मेरा उनसे बहुत सारी भी बातों पर एतराज है। चलिए आज की बात करता हूं। जो उन्होंने कहा कि देश की जुडिशरी, देश की मीडिया, देश की पार्टियां, देश की राजनीति सब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, देश के लोगों का भरोसा उठ गया। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, गलत है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर कब का देश के अंदर इनकी आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, देश खुद ही बदल देता, सब कुछ सारे के सारे बदल दिए गए होते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि साहब पार्टी हम एक को चुनते हैं, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो पार्टियां अभी टूटी कि नहीं टूटी? कितनी पार्टियां अभी टूटी? ठीक बात है। वो क्या ठीक था? कोई आदमी उसको कह सकता है कि ये सामान्य था होना, तो हो सकता है, कोई बात नहीं। तृणमूल कांग्रेस के सारे विधायक, सारे सांसद टूट गए, उद्धव ठाकरे के सांसद टूट करके आ गए। उन्होंने कहा लाखों लोगों के वोट कट जाते हैं, तो बंगाल में हमने देखा 27 लाख लोगों के वोट कट गए, जो उसमें गए हुए थे, अपील में गए हुए थे, लेकिन उनकी अपील पूरी नहीं हुई और वोट कट गया और चुनाव हो गया। जब वो बात करते हैं जुडिशरी की, तो क्या ये बात ठीक नहीं है कि आज तक महाराष्ट्र में पार्टियों का फैसला नहीं हो पाया कि शिवसेना दो फाड़ हुई, एनसीपी दो फाड़ हुई, तो क्या उसका सिंबल और नाम जो है एक पक्ष को देना वो ठीक था कि नहीं था? सुप्रीम कोर्ट में आज तक वो सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। जब वो मीडिया की बात करते हैं, मैं तो खुद, चलिए मैं मीडिया की भी बात कर लेता हूँ। आप कहेंगे कि जब अनफिल्टर्ड है तो अनफिल्टर्ड सभी कुछ हो, क्या ये बात ठीक नहीं है कि ज़्यादातर मीडिया जो है वो एक तरफ ऐसा दिखाई देता है कि वो सरकार से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता? मतलब मैं कह रहा हूं इशू में, उनके इश्यूज में मुझे बताइए कि गलती कहां है? सर जी बड़ा सुंदर आपने प्रश्न कर दिया है, और मैं तो कह रहा हूं कि देश के लोग जरा इसकी चिंता करें और सोचें। पहली बात तो ये कि जब हम कहते हैं कि मीडिया क्या उस तरह से सवाल नहीं पूछता है, और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया राहुल गांधी और प्रियंका या केजरीवाल उसको नहीं दिखाता है। मीडिया तब भी वहां खड़ा था जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, और वो भी आंदोलन पहले दिन से कोई मीडिया में सब उसी स्केल पर नहीं दिखाने लगा था। जब वहां जनता आने लगी, जब वहां ट्रैक्शन होने लगा, जब भीड़ बढ़ने लगी, मीडिया पब्लिक सेंटीमेंट के साथ चलता है। इशू की बात मीडिया करता है, लेकिन वो मीडिया इशू की बात करते हुए बहुत लाउड नहीं होता है। जब लाउड नहीं होता तो आपको लगता है मीडिया आपकी बात नहीं कर रहा है। मीडिया तो रोज कहता है भाई कि करप्शन नहीं होना चाहिए, मीडिया तो रोज कहता है कि सारे नियम कायदे कानून ठीक होने चाहिए। लेकिन जब जिस दिन भ्रष्टाचार में कोई अधिकारी, कोई रिश्वत लेते हुए कोई नेता पकड़ा जाता है, तो मीडिया लाउड हो जाता है। तो आपको समझ में आता है। अब अगर इस सरकार में, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इस सरकार में बड़े बड़े घपले घोटाले नहीं आए, तो मीडिया क्या लाउड हो जाए, वो ड्रम बजाकर ताता था? नहीं ठीक है, अब जैसे पार्टियां टूटी तो इस पर नहीं मीडिया को बोलना? बड़ा सुंदर सवाल है। कांग्रेस का इतिहास खोजना चाहिए। इंदिरा गांधी कितनी पार्टी तोड़ चुकी है, और इंदिरा गांधी कितनी पार्टियों के बाद कांग्रेस आई बनी? कांग्रेस आई तो मूल रूप से पार्टी ही नहीं। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस ओ, कांग्रेस और आर, कांग्रेस आई कब बनी? जरा ये भी पता करना चाहिए। ये तो मूल कांग्रेस है ही नहीं। जो आजादी की लड़ाई वाली कांग्रेस थी, उस लड़ाई के बाद तो पता नहीं कितने दर्जन कांग्रेस बनी, उसका पता करना चाहिए। और पार्टियों का टूटना बिखरना ये लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं एनसीपीआई वाले को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो तो निश्चित तौर पर बेईमानी कर रहे हैं। एक नियम कानून क्यों नहीं बनवाते हो भाई कि कोई भी अगर विधायक सांसद चुना जाएगा तो दोबारा अगर उसने सिंबल बदला, उसकी सदस्यता गई। सबके लिए कराओ ना। लेकिन ना, जब अशोक गहलोत 6 के 6 बसपा विधायक को उद्ध्वस्त कर जाएंगे, लोकतंत्र बड़ा अच्छा है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक तेजस्वी यादव उद्ध्वस्त कर जाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि नहीं हुआ भाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक गए, चुनाव लड़कर आए, कहीं हार गए, आज वो कहीं नहीं। कर्नाटक में
चुनाव लड़के आए, जो हार गए वो हार गए। मुझे लगता है ये एकदम नियम बन जाना चाहिए, हमने सुधार किया है, हम नहीं है। लेकिन इसके लिए हम कहें कि ना ना अब तो तिलचट्टों की पार्टी बनेगी, तो भाई बना के देख लो। और अरविंद केजरीवाल हाल के दिनों का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आया वो कहां आंदोलन को लेकर जाता है। आंदोलन नहीं हो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, आंदोलन होना चाहिए, सरकारों पर दबाव होना चाहिए। और इस सरकार ने इस आंदोलन को, इस मुद्दे को समझने में बड़ी गलती की, यह मैं भी मानता हूं। नहीं, इन्होंने तो, इस सरकार ने तो गलती ही नहीं की। उन्होंने फिर बाद में इस आंदोलन को, इस सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी को एक तरीके से लेजिटिमाइज कर दिया। आपने हर बात ही उनकी मान ली। इससे यह साबित हो गया कि पब्लिक मूवमेंट का सरकारों पर असर आज भी होता है। नहीं, आप सबसे देखिए कि आपने उनको जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए लेटर कहाँ दिया? आपने एयरपोर्ट पर दिया। आपने कभी आपने सुना था कि किसी के घर पे जाकर दिया गया हो कि आप धरना देने के लिए, आप को घर पे आ रहा हूं मैं लेटर पकड़ाने के लिए? जिस दिन वांगचू को लेकर वहां गया आदमी, उठाकर पुलिस ले गई, पूरा जंतर मंतर खाली था। पुलिस लेकर फिर दीपके को आया, उनको मंच तक छोड़ा है। कैसे आप करें कि सरकार ने आपको वहां पे अत्याचार किया, आपके आंदोलन को समाप्त करने के लिए कोशिश किया? दूसरी बात, इसका मतलब सरकार को ये नजर आ रहा था ना कि भाई ये गलत हो जाएगा अगर इनके साथ नहीं। जोर ये जबरदस्ती कैसे की। आप कैसे बना? जिस समय तक तो वांगचू को उठा के ले तो 1500-1200 बच्चे थे। और वांगचू को उठाने के बाद क्या हुआ? उसके कितने लोग आ बाद गए? वही तो सर्कुलेट हुआ वीडियो, उसके बाद ही तो वीडियो हुआ। यही तो तो यही तो बात लेकिन है ना। आप उस समय जंतर मंतर खाली हो चुका था, आप लोगों को रोक सकते थे, आप बाहर कर सकते थे। दोबारा आने की क्या जरूरत थी? ये मेरे समझ की बात 20 जुलाई रोका जा सकता था। एकदम रोका जा सकता था। उसके बाद दोबारा जब आए, वहां पर दीपके बैठे, इसके बाद भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई थी। दूसरी बात है कि जैसे त्रिपाठी जी का कहना था कि भाई वहां पे बच्चे थे बहुत सारे, मैं भी तो कह रहा हूं 10% बच्चे थे। उस 10% बच्चे को 90% बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल करके उनको उत्साहित करने नहीं आए थे, वहां सिर्फ हंगामा करने आए थे। वो जानते थे कि सरकार मेरी बातों को इस तरीके से नहीं सुनेगी और हमें सरकार को बदनाम तभी कर सकते हैं जब हम वहां पे इस तरीके से हिंसा करेंगे, लाठियां चलेंगी। यदि एक महिला के बारे में बताया गया कि पुलिस ने उनके साथ ऐसा किया, उनके डंडे से, मैं तो कितने पुलिस वाले को देखा कि ये लोग खुद लिए थे छड़ी और जब बैरिकेडिंग पर खड़े थे तो उनको लकड़ी करके जाते थे। ये भी तो दिखा। हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आप एक तरफा नहीं आप कह सकते कि नहीं ये आंदोलन सिर्फ बच्चों का था। बच्चों का था आंदोलन, और जितने भी मुद्दे उठाए गए वो सही मुद्दे थे। सरकार में भ्रष्टाचार, शिक्षा को लेकर आज झारखंड का भी एक उदाहरण देख लीजिए, जहां पे एक व्यक्ति 25 बार एग्जाम पास करता है। तो ये सब उदाहरण है। वहां आपने लोगों से ये पूछा कि तुम मतलब सरकार में क्या बदलाव चाहते हो? उनका एक ही तरह था कि हमें शिक्षा व्यवस्था में जो विद्यार्थी थे उसमें एक आमूल परिवर्तन करना चाहिए और इस तरीके से प्रूफ करना चाहिए कि अगली बार ये परीक्षा में जो पेपर का हो वो मामला ना हो कि भाई पेपर आउट हो जाता। नहीं, बिल्कुल सरकार में चेहरों में परिवर्तन चाहते थे? कोई नहीं चाहता था। उनका कहना कि ये मुद्दा ही नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे कोई आएगा। मोदी से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी? कोई प्रॉब्लम नहीं था। मोदी से नाराजगी उस व्यवस्था को लेकर हो सकती है कि भाई हमें जो इनके अंडर में व्यवस्था मिली है ये शायद उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वो स्थायी व्यवस्था नहीं उस समय दिख रही थी। उन लोगों ने कहा कि भाई ये सरकार है, सरकार को करना चाहिए था। यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो बढ़िया था। किसी ने बोला नहीं आपसे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? वो तो 9% लोगों ने बोला है वहां पे। 9% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, जिस सरकार के विरुद्ध और जिस व्यवस्था के विरुद्ध किए थे तो 33% लोगों ने कहा कि नहीं, जो हमारा देश का नेता है और प्रधानमंत्री है उसको रहना चाहिए। 33% लोगों ने कहा मोदी ही ठीक है। तो आंदोलन किस बात का? यही तो कर रहा। उनका एक था कि इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि हमारी परीक्षा प्रणाली में। देखिए ये तो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात बोली कि भाई सारा आंदोलन, सारी नाराजगी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के थी, और वो भी खासतौर पर एक पेपर को लेकर था। बाकी सरकार से कोई नाराजगी, मोदी से कोई नहीं थी। और कोई लड़का वहां पे जो एक्चुअली स्टूडेंट था, कोई हिंसा के लिए नहीं था। उन लोग भागते हुए दिखे, लेकिन जो लोग बाहर से आए थे, जो पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड थे, वो पुलिस को उकसा रहे थे, लड़ रहे थे और जानबूझ के उनको परेशान कर रहे थे। बच्चों ने बहुत शांतिपूर्वक पिछले 18 दिनों तक बहुत शांतिपूर्वक वहां प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन को आगे भी लेकर जाना चाह रहे। लेकिन उस प्रदर्शन में जहां आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर का रावण का जो आए, इसके बाद ये हिंसा का रूप लेना। मैं आपके सर्वे पे सवाल नहीं उठा रहा, पूछ रहा हूं बस इनसे, आपको बिलीवेबल लग रही है ये बात कि जहां सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा हो
वहां पर 33% लोग कह रहे हैं मोदी ठीक हैं, और बाकी भी आप बता रहे थे कि मोदी नहीं तो बीजेपी के किसी और लोगों के लिए। बीजेपी के 2 लीडर उनसे बहुत ज्यादा ऊपर थे। अब कठिनाई है कि भाई मोदी हटेंगे तो दोनों आएंगे तो और कठिनाई बढ़ जाएगी। अभी नाम उसको नहीं करने जा रहा हूं, वो नाम तो अब सब जानते हैं। हाँ, वही तो नाम चलता है, अमित शाह का नाम चलता है, और बस उससे ज्यादा परेशानी लोगों को बढ़ जाएगी। तो राहुल गांधी 9% लोग चाह रहा था। हाँ, ये बिलीवेबल है आपके लिए? नहीं, 9% भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैं आप अगर भी स्केल गजब करते हैं। नहीं, मैं तो बात कह रहा हूँ, आप काट दीजिएगा सही लगे तो। स्केल जरा देख लीजिए आप। एक आदमी हाथ पांव चारों फैल गया, फोटो आ गई पीएम आवास के सामने, और उस आदमी के साथ 2-3 मुख्यमंत्री, ढेर सारे सांसद वो अपील कर रहे थे कि जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए, पीएम आवास के सामने आइए, लोकतंत्र बचाना है। कितने लोग आए थे? उसका बढ़िया वाला जिसको कहते हैं ना कि क्रेन व्यू लीजिए, एरियल व्यू लीजिए, बर्ड आई व्यू लीजिए, निकालिए कितने लोग आए थे राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी पर देश को कोई भरोसा नहीं है। और मैं जब कह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्सेज, तो एक्सटर्नल फोर्सेज आमतौर पर किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन के साथ खड़ी होती हैं, कुछ और मुद्दे उठाती है, लेकिन जब उनको अपोजिशन से भरोसा टूट जाता है, देन दे क्रिएट कॉकरोच जनता पार्टी टाइप, इसको आप इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, टूल कह लीजिए, वो यहां हुआ है। लेकिन चूंकि भारत नहीं है ना, भारत में आप नहीं कह सकते ना कि वो श्रीलंका की तरह एक परिवार में बरसों बरस से सत्ता भोगी जा रही थी। मोदी के पिताजी का नाम खोजने में परेशानी हो जाएगी, मिलेगा ही नहीं। जो आप कह रहे थे कि परिवारवादी वंशवादी व्यवस्था के खिलाफ नेपाल में वो लड़के रील बना रहे थे, कह रहे वो तो इतने का बैग, इतने का ये, इतने का ये, यहां आपको मिलेगा ही नहीं। जो आप कह रहे थे कि बांग्लादेश में वो शेख हसीना ने वो एकदम से पूरी तरह से विपक्षी पार्टी को आउट कर दिया, वो आपको यहां मिलेगा ही नहीं, हर कुछ दिन में होने। और मैं तो सजेशन देता हूं, एक मैं वैसे सैद्धांतिक तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की डेमोक्रेसी के लिहाज से अच्छा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं। बीच बीच में इलेक्शन होते हैं, वेंट आउट हो जाता है, चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हारती रहती, राज्यों में सरकार बन जाती। कर्नाटक और तेलंगाना दोनों बड़े स्टेट, बेंगलुरु और हैदराबाद है, पैसे वाली जगह, रिच स्टेट है, वो किसके कब्जे में? कांग्रेस के कब्जे में। पंजाब आपका आम आदमी पार्टी के कब्जे में। बंगाल अभी तक 15 वर्षों से ममता जी के कब्जे में था। डेमोक्रेसी भारत की अपने लिहाज से तय करती है। तब जब कहते हैं कि ना सब बड़ा खराब है, तो आप कुछ और करने की ये बात आपने छेड़ी ना, मैं आज पे आना ही चाह रहा था। ये आपने श्रीलंका और नेपाल का जो उदाहरण दिया, तो ये बात तो ठीक है कि भारत में अपोजिशन के बहुत सारे नेताओं की हसरत रही है। मैं तो आपको नाम लेके बता सकता हूँ, कई नेताओं ने तो खुलकर कहा कि ये भारत में भी ऐसा माहौल बन जाएगा। संजय राउत ने 2-3 बार कहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने पूछा कि मेरी एक दोस्त पूछ रही थी कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है क्या, जिसमें जा सके आम लोग। अब तो ऐसा कई लोगों ने ये सब भाव व्यक्त किए, तो उनके मन की इच्छा है कि वे ऐसा हो जाए यहाँ पर, मतलब स्ट्रीट रिवोल्ट हो जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए ऐसा। अरे इस बार एक लोगों को लगा कि एक झांकी भी दिख गई, जिस तरीके से संसद की तरफ लोग चले गए। मान लीजिए उसमें 2-4 लोग फान जाते नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं कह दूं, चूंकि निर्भया आंदोलन के समय और दूसरे आंदोलनों के समय तो हम लोग रिपोर्टर के तौर पे भी देखा है, उस आंदोलन में पूरे समय रहते थे। ये कोई ऐसी बात नहीं है। निर्भया के समय में रायसीना की पहाड़ी पर, जहां से वो चारों नॉर्थ और साउथ ब्लॉक शुरू होते हैं, वहां जाके आखिरी बैरिकेडिंग थी और उसके ऊपर भी चढ़ जा रहे थे बच्चे। नहीं, मैं वहां था त्रिपाठी जी, मैं वहां था। विजय चौक के आगे जाने की कोशिश नहीं करता था। नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि अंतिम उस दिन शाम को जो रायसीना पहाड़ी, जहां से ऊंचाई शुरू होती है विजय चौक से ठीक आगे, वहां तक लोग चढ़ गए थे। ये होता है। इंडिया गेट पर पूरा भरे रहते थे, रामलीला मैदान से इंडिया गेट तक आपको जगह नहीं मिलती थी। इसीलिए इस बार ये जरूर हुआ कि संसद के इतना नजदीक तक पहुंचे, तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था आपसे कि जैसे इन लोगों को तोहमत दी गई, सीजेपी वालों को, कि ये अराजकतावादी हैं, ये तो अराजकता फैलाना चाहते थे, ये चाहते थे कि संसद में कुछ हो जाए, गोली चल जाए, एक आधे की जान चली जाए, या इनके पीछे जो लोग पार्टियां हैं वो ये चाहती थी, तो फिर ऐसा कुछ हो जाता जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में हुआ। तो इनसे ये सवाल पूछा गया सीजेपी वालों से, तो उन्होंने कहा कि हमारे आदर्श तो गांधी जी हैं, आप हमको क्यों किसी और से तुलना करते हैं? हमें किसी और से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई आदर्श नहीं है कि हमें नेपाल बनाना है या श्रीलंका बनाना है। हम गांधी जी के तरीके से, हमें सत्ता परिवर्तन भी करना हो, गांधी जी के तरीके से करेंगे। आप मानते हैं कि इनमें अराजकतावादी तत्व हैं? बहुत ज़्यादा है, मानता नहीं, वो बहुत सारे हैं, और उसी के आधार पर ये अपने आंदोलन को खड़ा भी किया था इन लोगों ने। कठिनाई ये है कि इनको वहाँ तक पहुँचने में 28 दिन लगा, और उसके कारण ये थे कि 28 दिनों तक उनको छात्रों का समर्थन नहीं मिला।
अंत में हार कर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन लिया। मैं फिर आज बोलता हूं, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये छात्र मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा। मैं इस बात को सेकंड करता हूं जो मनोज जी कह रहे हैं। उन्होंने उन लोगों ने खुली अपील छात्रों लीडर्स का नाम लेके चिट्ठी जारी की थी कि आप लोग हमारे मंच पे आइए। मंच पे कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। राहुल गांधी, सब लोग, अखिलेश यादव, उनका नाम लेके पूरा बकायदा। और दूसरी बात है कि जो पार्लियामेंट तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, जंतर मंतर से उठकर लोग पार्लियामेंट में नहीं गए थे। हुआ क्या था कि जब बाहर से लोग आ रहे थे वो इकट्ठा होते चले जा रहे थे दूर पे, वहीं पे। जब इधर से मूवमेंट बढ़ा तो जो वहां पे लोग इकट्ठा थे वो सीधे पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। वो मैं इतना बात जरूर कहूंगा कि वो सीजेपी के लोग वहां पर जाकर उकसाया नहीं कि आप पार्लियामेंट के अंदर घुसे। ये एकदम सच्ची घटना है। लेकिन वो तो गए ही नहीं आगे गए ही नहीं। तो ये और सारी जब चीज के ट्रक पे चढ़े रहे, ये बाकी दो तीन लोग पता नहीं कहां उस थे। वक्त तो लीडरशिप गायब हो गई। पूरी तरह से कोई दिखता ही नहीं। हाँ, तो ये चीजें क्या होता है ना कि जिस भी जाइए, जैसे कल ही एक झारखंड में रात को जब कैंडल मार्च लेकर एक मंदिर के आगे से गुजर रहे थे, वहां भजन हो रहा था, तो लोगों ने एंजॉयमेंट में और कहिए कि अपने को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा कर लिया। देखा मैंने डांस। यही चीज वहां पे भी हुआ था। लोगों ने सोचा कि मैं तो आंदोलन में आया हूं और ये करना है। और ये जो बार बार बोलते हैं कि मुझे नेपाल और बांग्लादेश की तरह यहां पे भी सत्ता परिवर्तन करता है, तो हो सकता है कि जो लोग थे पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड हो, नॉन पॉलिटिकल पार्टी रिलेटेड है, उनके अंदर आया कि चलो अब हम पार्लियामेंट की तरफ मूव करें। पुलिस को भी ये आइडिया नहीं थी कि मैं ये जो लोग आ रहे हैं ये यहीं पे खड़ा होकर इस तरह के करेंगे। नहीं सर, पार्लियामेंट मार्च की तो कॉल दी थी उन्होंने। कॉल दी थी, लेकिन वो लोग पहले से खड़ा थे, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। जंतर मंतर उसकी तो जिम्मेदारी इनकी है पूरी। हाँ, आप आयोजन करता हो, आप कॉल दे रहे हो, आपके बुलाने पे लोग आ रहे हैं। भाई कमिश्नर पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपका आगे का कार्यक्रम क्या है। पुलिस कमिश्नर पूछ रहे हैं कि क्या आप सोचे हैं, आप वहां पे अपने वॉलंटियर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। तो इस चीज को तो नकारा ही नहीं जा सकता ना। उनको लेकिन पता भी नहीं था कि क्या होने जा रहा है। ये राहुल गांधी की बात जरा सा कर लूं, उन्होंने जो बात छेड़ दी थी। राहुल जी वाले पे जाइएगा। आपने अभी कहा कि वो लोग कह रहे हैं कि हम तो गांधीवादी लोग हैं। गांधी जी की आत्मा नाथूराम गोडसे ने तो एक बार मारा। गांधी जी की आत्मा कराहती होगी जब गांधी नाम के लोग राजनीति कर रहे हैं। ये जो उधारी के गांधी उनके आदर्शों पर चल रहे हैं क्या? गांधी की आत्मा कराहती होगी जब कोई भी अपने आप को गांधीवादी कह के दुनिया भर के प्रपंच करता है। और अब गांधीवादी आत्मा, गांधीवादी लोगों से ये कैसे गांधी जी परेशान होंगे। ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसी ऐसी नंगई, ये गांधीवादी आंदोलन के लोग हैं। और उसके बाद वो तिलचट्टा पार्टी का एक प्रवक्ता कह रहा है कि मोदी जी को थोड़ा अपने ऊपर जो तंज है वो सहने की क्षमता चाहिए। ये गांधीवादी है। मजाक कर दिया तो क्या हो गया? मजाक कर दिया, ये मजाक था। गांधी जी के नाम पर इस देश में क्या क्या धत्कर्म किए जाएंगे, मतलब कमाल ही है। गांधी जी के आदर्शों पर कोई गांधी जी के नाम पर यह तक तो किया नहीं कि सड़क पर थूकना बंद कर देते। सफाई के लिए तो नरेंद्र मोदी को लाल किले से कॉल देना पड़ा। गांधी के नाम पर कोई काम नहीं किया कि सबको घर मिल जाए तो उसका कुछ काम कर देते। गांधी के नाम पर भ्रष्टाचार लेना तो बंद नहीं कर दिया। जरा बताइए ना, इलेक्टोरल बॉन्ड तो अब खत्म हो गया। अब कहां से फंडिंग होती है इन पार्टियों की? चलिए, भारतीय जनता पार्टी तो सारा फंड ही ले जा रही है, वो तो खैर ठीक ही है, करोड़ों रुपया है उसके पास। कांग्रेस कहां से चल रही है? कहां से चल रही इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इस देश में? किसी ये कहा है सीजेपी के एजेंडे में आया? तिलचट्टों को समझ में आता है? अच्छा, वो कहां से उड़ के आया, इतना पैसा आया, आज तक क्यों नहीं कर दिया? कहा कि वो मोदी जी की डिग्री दिखा देंगे तो हम भी अपना बता देंगे। ऐसे होता है, ऐसे आप कोई मूवमेंट क्रिएट करते हैं। सीधे सीधे इनकी इंटीग्रिटी पे बड़ा संदेह है। ये जितने आवरण लेकर चल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे ये नहीं पता कहां से क्या है, लेकिन जिस तरह से पूरा मूवमेंट चला है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस का कोट अनकोट क्यूरेटेड है। ये इनके तार कहीं बाहर जुड़े हुए हैं। इसमें कोई मुझे किंतु परंतु दिखता राहुल गांधी के तार भी बाहर जुड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी जब जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, तो कहीं से तो चार्ज होके आते हैं। जब वो लौट के आते हैं तब वो बढ़िया, देखिए क्या बात करने लगते हैं। राहुल गांधी भी अराजकता चाहते हैं? नहीं, ये तो राहुल गांधी मतलब उनकी बातों में है, उनके भाषणों में है। देश का नेता प्रतिपक्ष कभी बोले कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ट्रंप कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? जिस समय हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से कह रहे हैं तो और क्या चाह रहे हैं? अराजकता के अलावा और क्या चाह रहे हैं? कोई और वजह बनती है कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह से बात करे। इश्यूज पर आप देखिए वो कौन सी बात कर रहे होते हैं।
वो तो कह रहे थे ना कि हमारे देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। वो रघुराम राजन जी के साथ छत पर बैठकर बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा 5.5% हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 8.3% था उसके बाद अभी भी जो लेटेस्ट है 6.7% का प्रोजेक्शन है आरबीआई का। हम दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले बेहतर हैं। अराजकता नहीं चाहते, खत्म हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोग कोविड में मर जाएंगे। कहां हुआ भाई? हम तो अपने लोगों को बचाने में कामयाब रहे, गई लोगों की जाने, लेकिन ये तो किसी भी वक्त होता है और हम उसमें कामयाब रहे। हम एक देश के तौर पर उस पर गर्व कर सकते हैं जिस तरह से हमने चीजें ठीक की। ये नेता प्रतिपक्ष या नेताओं का ये रवैया हो सकता है। आप आपातकाल में भी, इंदिरा जी वाला आपातकाल नहीं, तानाशाही वाला आपातकाल नहीं, जो मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जो नेचुरल कैलेमिटी हो, उसमें आप ये कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बात याद दिला दी इन्होंने। आपातकाल, आपने वीडियो देखा आजकल इंदिरा गांधी का एक वीडियो चल रहा है पुराना, 77 का 78 का पता नहीं कब का वो वीडियो है। उसमें उनसे क्या सवाल पूछा जा रहा है? सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपने इमरजेंसी क्यों लगाई? तो वो कहती हैं कि देश के अंदर नॉन फंक्शनल एनार्की हो गई थी, फंक्शनल नहीं, देश फंक्शनल नहीं रह गया था। तो उन्होंने कहा, वो पूछता है कि भाई आपके पास और टूल्स थे, कानून था, आपने इमरजेंसी लगाई, इतने लोगों को गिरफ्तार किया, आप वैसे भी गिरफ्तार कर सकती थी। तो उसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, वो वीडियो क्यों घुमाया जा रहा है इन दिनों? ये जो अभी पीछे जो कुछ हुआ, अब इसमें भी अराजकता हुई, बिल्कुल, तो वो ये कहा जा रहा है कि देखो भाई, इंदिरा गांधी ने तो अराजकता से डील करने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी थी, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अराजकता हुई उसके बावजूद इन्हीं लोगों की बातें मान ली और आंदोलन खत्म करा दिया। तो दोनों में से किसका रवैया ठीक है? नहीं, रवैया तो ठीक, मैंने कहा ना कि ये जो भी सरकार ने यहाँ पे चीज़ों को संभाला, जिस तरीके से संभाला, बात करते हुए अपने मंत्री का इस्तीफा तक लिवाया, ठीक किया, वो सारी चीज़ें ठीक थी। वो तो विदाउट इस्तीफे के भी ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते थे। सोनम वांगचुक ने कहा, क्या बोला था उन्होंने कि मेरी ये 4 मांगे हैं, 3 मांगे हमारी तो जायज है, एक मांग हम यदि वो दिलवा लेते तो अच्छी बात है। मैं वैसे जनरल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार ने जैसे भी डील किया, आंदोलन खत्म कराया, शांति करा दी, ठीक किया, जैसे भी एकदम ठीक किया। अच्छा। ये रुकना भी चाहिए था। लोग बड़े नाराज है ना, समर्थक बड़े नाराज हैं कि भाई कैसे कैसे हर बात, सारी बात उन्हीं की मानोगे। नहीं, वो नाराजगी एक अलग चीज है। देखिए, जब आम पब्लिक के पास है, जैसे अभी हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बंगाल यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी में बच्चों से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर खड़े हो रहे हैं, लोग व्यवस्था के ऊपर बात करना चाहते हैं कि किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था में हम सुधार करें ताकि हमें नौकरी भी मिले और हमारे जो बार बार परीक्षा कैंसिल हो रहा है उसमें रोक भी लगे। लेकिन उनसे जब आप पॉलिटिकल बात करने जाइए तो पूरी तरह से ये नहीं कहते हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, पूरी तरह से क्या, एकदम नहीं कहते। बहुत सारे वो बताते भी है कि सरकार के अंदर किस किस तरीके से परिवर्तन हुआ और हमारे विश्वविद्यालय में किस तरीके से परिवर्तन। ये सब बिहार में लोगों ने बताया कि सेशन इतना लेट चल रहा था, लेकिन नीतीश के आने के बाद किस तरीके से बिहार के विश्वविद्यालय में पढ़ाई अपने तरीके से हुई। लेकिन वहां पे जाइएगा तो ये भी वो कहेंगे कि पारा शिक्षक जो आए उनका स्तर शिक्षा का इतना खराब था कि हमारे प्राइमरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था खराब हुई। ये अच्छा लगता है, आप इस व्यवस्था पे बात कीजिए, बच्चे सुनना चाहते हैं, बच्चे उस पर डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं, उनका कोई पॉलिटिक्स इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, अब बार बार ये कहा जाता कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस बात को मैं भी मानता हूं, लेकिन इस पे भी हमको विचार करना पड़ेगा कि जो बीए करके आया है, चाहे एमए कर लिया, चाहे जो भी किया है, उसकी क्या हो सकती है आगे की नौकरी में या एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है उसकी? कितनी है। दूसरी है सौरव जी, हम लोगों के पास बच्चे नहीं मिलते तो ये भी तो सरकार ही तय करेगी ना सर, एम्प्लॉयबिलिटी देना भी तो सरकार का ही काम है। हाँ, ये तो मैं तो बोल ही रहा ना कि कुछ चीजों को इसीलिए डिस्कशन करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, कि सरकार हमारे बारे में सोचे। anyway, आपने कहा बच्चे अपने इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, छात्र अपने इशू पे बात करना चाहता है, जनरल पॉलिटिकल विवाद में नहीं पड़ना चाहता। अब देखिए, मैं छोटा सा भी, चूंकि झारखंड चल रहा, आज मीडिया, परसों से मीडिया का, नेशनल मीडिया वहां मूव किया है, आप देखिएगा कल तक पूरे पॉलिटिकल पार्टी वहां माइलेज लेने के लिए चले जाएंगे। तो जो उनकी कांग्रेस वाले भी खाना भिजवा रहे हैं। हाँ, मैंने बोला अंबा प्रसाद ने भिजवाया भाई। तो ये सारी चीजें जानते हैं क्या है, लोगों को दूसरे के चीजों को छीनने की आदत है। बच्चे को, मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टी छीन कर अपने फेवर में लाना चाहती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, किया, ठीक है, और वो हिंसा के थ्रू करना चाहते हैं। और विद्यार्थी जो है शांतिपूर्वक अपने सरकार के साथ वार्ता करके इस चीज को सुलझाना। 12 साल से तो नरेंद्र मोदी तानाशाह है, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है, ये फासिस्ट गवर्नमेंट है, ये यही ताने सुने इन्होंने।
और अब अचानक से ही हुआ कि अरे नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल पिघल गए, नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ही झुक गए, इसने तो सरकार ने तो अराजक लोगों की बातें सारी मान ली। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो सवाल आप लेकर आए, इसकी कौन सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहा था जानते हैं? मोदी जी के पक्के वाले समर्थक। अच्छा। अहंकारी सरकार का दिखना, अहंकारी मोदी का दिखना, अहंकारी भाजपा का दिखना, उनके मंत्रियों का दिखना, नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन झुक गए, दब गए, कुछ ऐसे अराजक लोग वो आपका रोज मजाक बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। जो भाजपा का समर्थक वर्ग है वो इससे बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है। नरेंद्र मोदी को वो सशक्त, मजबूत देखना चाहता है। उसकी नाराजगी और मुद्दों से ज्यादा इस पर भी है कि आप सशक्त नहीं है। आप अपने लोगों की बात सुनकर अगर एक्ट कर जाएं तो आपको इन लोगों के सामने झुकते हुए दिखना नहीं पड़ेगा। ये इसको समझिए जरा, ये बड़ा, ये जो लोगों के मन में है, जो जब आपका समर्थक वर्ग जो बात कर रहा होता है तो आप उसको, जैसे इस मसले पर जब आपका समर्थक वर्ग कह रहा था, जब आप के लोग कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र ले लीजिए, बड़ा आसान सा था, त्यागपत्र लेते और कहते कि भाई जिस दिन अच्छे से परीक्षा हो गई उसी दिन बताते कि हमने ये करा दिया, अब हम और अच्छी व्यवस्था करेंगे और ठीक है मैं त्यागपत्र दे रहा हूं नैतिक। उस दिन वो नैतिक आधार पर होता। उस दिन नरेंद्र मोदी के पीछे जो फोर्स है, ब्रांड मोदी, उस दिन और बड़ा हो जाता। अब क्या हुआ? ब्रांड मोदी डाइल्यूट हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा बड़ी बात कि कह रहे हैं आप, आप, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बहुत सीरियस नोट पे कर रहा हूं, अहंकारी भी आप हो गए, तब तक इस्तीफा नहीं दिया, झुके हुए भी आप दिख गए। उन लड़कों का रोज मजाक हो रहा है, रोज आपको वो हाथ से कर रहे हैं, रोज जिस तरह से वो आपको ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इससे बाहर निकलना है और सारी चीजें सब, देखिए विपक्ष का कोई, मतलब उनकी साख एकदम खराब है और ये अच्छा नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं सत्ता पक्ष की और विपक्ष की दोनों की साख जनता के बीच में होनी चाहिए, एक की कम हो दूसरे की हो, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, सत्ता परिवर्तन भी होता है। लेकिन न सत्ता पक्ष न विपक्ष, दोनों किसी मामले में जनता की नजरों में थोड़ा सा अच्छे नहीं है, और कोई ऐसे ही जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रिंज एलिमेंट, वो आ जाए, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। फिर एनार्की होती है जो हमने दुनिया में होती हुई, क्योंकि भारत इतना बड़ा है और वो संभव नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं, न अहंकारी दिखिए न झुके हुए दिखिए। मोदी को उनका समर्थक, या कहेंगे जो उनके साथ जो 10% प्लस वोट है जो बीजेपी में जुड़ा, वो झुका हुआ नहीं देखना चाहता। दूसरा एक जरूरी चीज है जिसको इस सरकार को समझना पड़ेगा, एक तो कम्युनिकेशन स्टाइल इनका एकदम, जिसको कहें ना कि मैं तो कहूंगा इस वक्त जीरो है। कम्युनिकेशन स्टाइल जिसको कहते हैं ना कि कोई इंपैक्ट नहीं उसका, उसका कोई प्रभाव नहीं, जिसके लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी जानी जाती थी। टाइम बीत गया भाई, वो बच्चे अलग हो गए, ठीक है, हम लोगों की बाद की जनरेशन वालों तक को आपकी बात समझ में आ रही थी। ये नई वाली अलग तरीके से बात करती है, अलग तरीके से। अच्छा, उसने आप ही के समय में सब अच्छा अच्छा देखा है। उनमें से कोई एयरपोर्ट पर जाते हुए उसको बस अड्डे की फीलिंग नहीं आती। मोदी सरकार में सब एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट की तरह जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, उसको नहीं दिखता है कि रेलवे ट्रैक पर गंदगी गिरी हुई है, वो डब्बे में से गंदगी गिरी रही है, चारों मक्खी भिन रहा है, नहीं देखता। वो शानदार देख रहा है भाई 10 सालों से। वो देख रहा है कि आप हाईवे पे जा रहे हैं तो बढ़िया बैठे हुए हैं, और कट गया फास्टैग से, कुछ पता नहीं चला, थोड़ा बहुत लगा। वो लंबे लंबे, मतलब वो जब नो एंट्री खुलती थी ट्रकों की कतार के बीच में, उसके कार उसके परिवार वाले चला रहे हैं, वो डरा हुआ नहीं बैठा हुआ। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपने एस्पिरेशन लेवल बहुत बढ़ा दिया है, और जब एस्पिरेशन लेवल बढ़ाया तो सरकार को और मंत्रियों को उसी के लिहाज से कम्युनिकेट करना सीखना होगा। दैट इज मिसिंग। उसकी वजह से ये होता हुआ देखिए, इसीलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि वो राहुल की तरफ नहीं जा रहा है, वो केजरीवाल की तरफ नहीं जा रहा है, वो किसी की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ उसको लग रहा है कि यार कुछ तो होना चाहिए। कब तक आप वहीं, अब नहीं हो सकता है, क्योंकि रेज नरेंद्र मोदी ने इतना ऊपर किया। जो स्केल और स्पीड जिसकी बात मोदी करते हैं, वो स्केल और स्पीड उसके लिए नॉर्मल है। हमारे आपके लिए है ना कि अरे भाई 100 की रफ्तार पे हाईवे पे चले जा रहा हूं, पैदल 100 की रफ्तार पे हुआ। चलिए लास्ट में फिर ये बताइए, आपने कहा कि ना अहंकारी दिखना है ना झुकते हुए दिखना है, बिल्कुल, और आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने का क्या तरीका? आप तो जो हो गया सो हो गया। देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि सरकार अभी क्या करें? सरकार को पॉलिसी इश्यूज पर बहुत स्ट्रांग, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिसी इश्यूज पर, उसकी हैंडलिंग में स्ट्रांग दिखना होगा, एक्शन में अब स्ट्रांग दिखना होगा। यह नहीं चलेगा कि भाई हम तो सबकी बात सुन लेते हैं। सही बात सुनेंगे ना, आप बेवजह झुकते चले जाएंगे, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, किसी भी चीफ के लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी जगह पे।
आपकी ग्रीवांस है हमने सुनी, लेकिन आप रोज ग्रीवांस लेकर आ रहे हैं तो आप सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे। तिलचट्टा पार्टी वो करने की कोशिश कर रही है, उससे आप कैसे निकलेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर है, आपको जो कहते हैं ना कि आयरन हैंड से अब करना पड़ेगा, इसमें कोई हिब्बत नहीं है। जो मेरा मानना है कि करना चाहिए था, कम हुआ। आप कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया जो जिस तरीके से इस पूरे घटना को मतलब क्लाइमेक्स इसका जो अंजाम हुआ, सब सारा आंदोलन खत्म हो गया, तो फ्लेक्सिबल दिखना चाहिए। आप कह रहे हैं आयरन हैंड दिखना चाहिए, मतलब दोनों बातों में बड़ा अंतर है। मैंने इसीलिए कहा ना, फ्लेक्सिबल आप यूथ के इश्यूज पे, किसी इश्यूज पे दिखेंगे, लेकिन कोई भी आपको इस स्थिति में आ जाए जैसे मैसेजिंग जा रही नहीं, वो ब्लैकमेल कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बस लास्ट सवाल मनोज जी से है, इस सारे प्रकरण का आप मोदी सरकार की इमेज पर क्या असर देखते हैं? नहीं, इमेज तो गिरा है, गिरा, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये 2029 तक ये वोट के रूप में स्थिर रहे। यदि ऐसा घटनाएं बहुत सारी हुई तब जाकर इनके वो एक घटना से आप ये नहीं कह सकते कि किसी सरकार के ऊपर खतरा है या उनके वोट परसेंटेज पे इतने बड़े डेंजर। यदि बांकीपुर को लेकर आप इस डिस्कशन पे नहीं आ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होने जा रहा, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी और मुद्दे पे लड़ा जाएगा, बिहार के चुनाव का मुद्दा कुछ और था, इशूज कुछ और थे, और सेंट्रल की इशूज है। बात है कि जब तक राहुल गांधी या विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा, सर्वमान्य चेहरा नरेंद्र मोदी की तरह यदि नहीं बन पाता है, वो ये इस तरह के आंदोलन, इस तरह के हिंसा, इस तरह के कार्यों से नहीं बन सकते हैं। आपको विपक्ष की तरह एक बड़ी भूमिका पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी निभाना पड़ेगा। जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई लोगों में कम्युनिकेशन की गैप है सरकार और आम जनता के बीच में, उससे बड़ा गैप विपक्ष के पास है, जो आम जनता के बीच में उनका कम्युनिकेशन एकदम नहीं है। लीडर अपने तरीके से चल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि हमारी जनता। नरेंद्र मोदी की ताकत आज भी विपक्ष है, राहुल गांधी है। एकदम मानता हूं मैं, संवाद बढ़ाना चाहिए सरकार को, लोगों के बीच में बैठा, जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम पे गए और उन लोगों के साथ संवाद बनाने की कोशिश किया है कि भाई लोग आए, उसके कमेंट को बहुत सारे हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि क्या क्या आया, लेकिन उस कमेंट को पढ़कर आपको साइलेंट नहीं बैठा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सोचते हैं आज के विद्यार्थी और आज के नेता, इस पे ध्यान देना होगा। और जब आपका कम्युनिकेशन पिछले जैसे जनता के साथ बनी हुई थी और आप उस पर बनेंगे तो अपने आप देखेंगे कि उनके अंदर इस तरह का विश्वास जगेगा कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन फिर लेना शुरू करेंगे, एक्शन लेना शुरू। इमेज पे डेंट हुआ है सरकार की, लेकिन इसका मतलब 29 में कोई नुकसान होगा, इट्स टू अर्ली टू से। अभी तक तो नहीं दिखा है। मुझे लगता है कि 29 की बात तो अभी करनी नहीं, बहुत दूर है, वो थोड़ा सा जब हम कहते हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए एक तो ये कि मैं फिर कह रहा हूं, इंस्टा पे मोदी का कम्युनिकेट करना ये कोई बात नहीं है। इंस्टा पे जाने की वजह से, एक्स पे जाने की वजह से, यूट्यूब पे जाने की वजह से मोदी मोदी नहीं बने। मोदी जो थे उसको उन्होंने उस पे कम्युनिकेट कर दिया, इसकी वजह से मोदी बने। ये थोड़ा समझिए आप इसको, ये बार बार ये भ्रम होता है। और चूंकि कई लोग इसको यूं कहते हैं कि अरे देखो वो सोशल मीडिया पे भाजपा पहले बड़ा आगे थे, नहीं थे आगे भाई, उसका कोई नेता नहीं था वहां। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल क्रिएट किया, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट का मॉडल क्रिएट किया, नो नॉनसेंस लीडर के तौर पर वो हुए, वो कमाल करता है। और एक जरूरी बात जो जाते जाते कहना बहुत जरूरी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कैंपस में अपनी भूमिका ठीक से तलाशनी चाहिए। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप ये नहीं हो सकता है, आप काम कर रहे हैं, आप ज्ञापन दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, वाइस चांसलर आपका नहीं है, वो सरकार नहीं है, आप जनता के मुद्दों पर बात करते हुए ये मत सोचें कि क्या है। और उससे भी आगे की एक बात, सरकार जरा सोचे कि क्या देश में एक वाइस चांसलर है? सौरभ जी गंभीरता सोचिएगा, अनफिल्टर्ड है, बड़ी बात कह रहा हूं। एक वाइस चांसलर है जो 5000 स्टूडेंट्स के बीच में अपने कैंपस में बैठे और बच्चे उसके साथ खुश हो गए, हमारा कुलपति बैठा हुआ है, हमारा प्रोफेसर बैठा हुआ है। इस तंत्र को समझना होगा, सरकार को समझना होगा। अगर देश में ऐसे वाइस चांसलर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है तो समझिए जरा, आप सत्ता को, व्यवस्था को उनका विरोधी बना रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपका कोई वाइस चांसलर अपने खांचे से, अपने घेरे से निकलकर छात्रों के बीच जा सकता है, चलो हटो हटो, मैं जा रहा हूं, छात्रों से मिलने जा रहा हूं। ये ऐसे लोगों को आप विश्वविद्यालय केंद्रों में बिठाइए। और फिर मैं कह रहा हूं, बहुत तेजी से बदलती हुई पीढ़ी है, इसमें आप जरा सा रुके तो 5 स्टेशन आगे मिलेगा, फिर ट्रेन बहुत आगे निकल गई होगी, पकड़ना मुश्किल होगा। आपने बीच से पहले जो आप बात करते हैं मुझे बड़ी पसंद आई, बात जो कही जा रही है वो अच्छी लगनी चाहिए, फिर आप कहाँ कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, फिर आप कहीं कहिए, वो पहुंच ही जाती है फिर वो बात।
बिना फिल्टर के बहुत सारी बातें हो गई त्रिपाठी जी और मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। ये आप देख रहे थे अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस विद सौरभ का दूसरा एपिसोड। आज इतना ही, फिर लौटेंगे जल्द नए मेहमानों के साथ, नए इश्यूज के साथ।